आदर आदाब अभिनंदन अब आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल यूजुअल यूनिवर्स यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 8 का अध्याय फर्स्ट दहन और ज्वाला चीज़ों का जलना। दहन आखिर में है जब किसी पदार्थ को हम आग से गर्म करते हैं तो वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल में यानी कि एक छौरा जिसको कहते हैं उसके रूप में परिवर्तित हो जाता है। और ज्वाला है क्या, जो आग की लौ होती है उसी को हम ज्वाला कहते हैं। आज हम दहन और ज्वाला फर्स्ट चैप्टर जो चीज़ों का जलना उस पर अध्ययन करेंगे। पदार्थ का दहन और जलने की प्रक्रिया। पदार्थ का दहन और जलने की प्रक्रिया में दो पदार्थ आते हैं, एक हो गया आपका दाह्य पदार्थ और एक हो जाता है आपका अदाह्य पदार्थ। आखिर में दाह्य पदार्थ है क्या, वैसे पदार्थ वे जल जाते हैं दाह्य पदार्थ कहलाते हैं, और अदाह्य पदार्थ जो कि नहीं जलते हैं, ये जलते नहीं है। अदाह्य पदार्थ जलती नहीं है, ये क्या होती है, जल जाती है यानी जलती है। यही दाह्य पदार्थ और अदाह्य पदार्थ। आखिर में दाह्य पदार्थ जो है उसको जलने के लिए एक उष्मा की आवश्यकता होती है। अब आप बड़ा जैसा लकड़ी ले लीजिए और उसको एक सलाई की काठी से जलाइए तो क्या वो जलेगा? तो नहीं, ऐसा क्यों संभव नहीं है, क्योंकि उसका वो ज्वलन ताप नहीं पहुंच पाता। एक नोट कर लीजिए आप, ज्वलन ताप किसे कहते हैं? ज्वलन ताप वह न्यूनतम ताप जिस पर पहुंचने पर, या यहाँ पर दिया हुआ है, जिस पर चलने पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करती है, जलना प्रारंभ करती है, वह ताप उस पदार्थ का ज्वलन ताप कहलाता है, का ज्वलन ताप कहता है, ज्वलन। ठीक है, वह उस ताप का ज्वलन ताप कहलाता है। अब दहन और ज्वाला में जलने की प्रक्रिया, दाह्य पदार्थ और अदाह्य पदार्थ हम देख लिया। बात है हैंड लेंस का प्रयोग। आखिर में हैंड लेंस है क्या, तो कभी कभी कंपास में आपको दिया रहता है, ये वाली आकृति आप देखे होंगे, ये कंपास में दिया रहता है, ये जो रहती है इसी को हम हैंड लेंस कहते हैं। आप नीचे में एक कागज को रख लिए, ठीक है, ये हम कागज को रख लिए, ये आपका हो गया हैंड लेंस। देखते हैं प्रयोग इसका, हैंड लेंस, इसका प्रयोग देखते हैं। हैंड लेंस सूर्य, मान लीजिए ये सूर्य आ गया, एस यानी सन, तो ये सूर्य का प्रकाश जो आती है इस पर, यह क्या करती है, इस प्रकाश को एक जगह पर एकत्रित करते हैं, यानी सारे प्रकाश को यह एक जगह पर स्थानांतरित करती है। और यहाँ पर एक बिंदु ऐसी आती है जहाँ पर कि यह सारे प्रकाश पड़ते हैं और यहाँ पर धीरे धीरे कागज गर्म होने लगती है और कागज यहाँ पर जो है आग पकड़ लेती है और धीरे धीरे पूरा कागज ही जलना प्रारंभ कर देता है। यही है हैंड लेंस का प्रयोग। अब आता है ज्वलन ताप और दावानल। ज्वलन ताप जान गए, वह न्यूनतम ताप जिस पर पहुंचने पर कोई पदार्थ जलता है। जैसे सलाई के लिए एक निश्चित ताप चाहिए, एक अगर बड़े लाठी को जलाएंगे तो उसके लिए निश्चित ताप चाहिए, तो उसी को हम ज्वलन ताप कहते हैं। अब आता है दावानल। जंगलों में आप कभी कभी देखे होंगे, दूर दराज जंगलों में कभी कभी लकड़ी के रगड़ाने से, मान लीजिए यह हो गया आपका एक डाली, दूसरा डाल यहाँ पर है, ठीक है, ये एक दूसरे से हवा चली, ये एक दूसरे से रगड़ाने लगे, रगड़ाते एक समय आता है यहाँ पर आग पकड़ लेती है। या फिर बिजली से भी हो सकता है, या कभी बिजली से भी आग पकड़ लेती है। बिजली गिरा इस पेड़ में तो आग पकड़ लिया, इस पेड़ से दूसरे पेड़ में पकड़ लिया। इस प्रकार जंगल एक वीरान अवस्था में आ जाता है। जंगल में दूर दूर तक आग की लपटें रहती है जो कि हमारे लिए हानिकारक है। और कैसे आग लग सकती है, तो गर्मियों के समय में। कब, तो गर्मियों में सारी पत्तियां जो होती है वो क्या होती है, सारी पत्तियां सूख जाती है। वसंत के समय में सारी पत्तियां नीचे गिरती है। और अगर गर्मियों के समय में किसी भी कारणवश आग ज़्यादा, सूर्य की ताप ज़्यादा रहने के कारण वह गर्म हो जाती है पत्तियां, और पत्तियों को गर्म होने के बाद वह क्या होती है, वह आग पकड़ लेती है और वो छोटी आग की लपटें पूरे जंगल को तहस नहस कर सकती है। वही है आपका दावानल। तो आपका यह खत्म और दावानल खत्म हो गया। अब आता है जलने के लिए क्या चाहिए। आखिर में कोई भी
पदार्थ अगर मान लीजिए इसको हम जलाते हैं तो इसके लिए क्या चाहिए, पहला तो यह चाहिए, इसको क्या कहेंगे, तो ज्वलनशील पदार्थ जलने के लिए क्या चाहिए, इसका यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। ज्वलनशील पदार्थ जो कि जलेगा, ज्वलनशील पदार्थ। और क्या चाहिए, जलने के लिए 3 चीज चाहिए। पहला हो गया ज्वलनशील पदार्थ, फिर हो गया ज्वलन ताप, ज्वलन ताप, यही ज्वलन ताप जिस पर कि उस पदार्थ को जब तक पहुंचाइएगा नहीं तब तक वो जलेगा नहीं। अब तीसरा हो गया आपका O2, यानी कि यहाँ पर आपका लिखा है किताब में वायु, लेकिन वायु में भी O2 की आवश्यकता होती है। अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो जलने की क्रिया संभव नहीं है। अगर वायुमंडल से ऑक्सीजन को हटा दीजिए तो वह जल नहीं सकेगी। सिर्फ वायु से ही मतलब नहीं है, उसको मतलब है किससे, तो ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन नहीं तो जलना संभव नहीं। अब हमारा आता है कागज की कटोरी बनाकर पानी गर्म करना। अब चलिए पहले एक चित्र का उल्लेख करते हैं। पहले एक कागज की कटोरी बनाते हैं, ठीक है। चलिए कागज की कटोरी हम यहाँ पर बना लिए, यह कागज की कटोरी बना लिए, इस पर मोमबत्ती एक चढ़ा दिए, मोमबत्ती जल रही है, ये आपका मोमबत्ती हम चढ़ा दिए। तो हम देखते हैं जो यहाँ पर पानी, कागज को पहले ऐसे ही कटोरी एक कागज का बनाइए। कागज की कटोरी बनाने पर हम देखते हैं कि उसको अगर मोमबत्ती के ऊपर रखते हैं तो वो क्या होती है, जल जाती है। लेकिन अगर हम उसमें पानी रखकर क्या करता है, अगर हम इस पर पानी रखकर इसको गर्म करें तो यह कागज जो होती है ये जलती नहीं है। आखिर ऐसा क्यों होता है, जलने के लिए उष्मा की आवश्यकता, यानी इन 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है। लेकिन यहाँ पर ज्वलन ताप की पूर्ति नहीं हो पाती है। कहाँ पर, इसीलिए ज्वलन ताप की पूर्ति नहीं हो पाती है। यानी कि यह जो उष्मा निकला, यह उष्मा जो छोटे छोटे उष्मा तो कुछ कैलोरी में जिसको मापते हैं, वह जो है कहाँ अब स्थानांतरित हो जाता है, यह पानी में स्थानांतरित हो जाता है। क्या हो जाता है, स्थानांतरित, या पानी में स्थानांतरित हो जाता है। अब पानी में स्थानांतरित होने के बाद होता क्या है, तो कागज तो जला नहीं, कागज जला नहीं तो पानी हो गई गर्म, पानी हो गई गर्म, कागज जला भी नहीं। देखिए इस प्रयोग में कैसा हो गया, कागज जला भी नहीं और यह पानी गर्म हो गया। तो इस प्रयोग को कहते हैं हम कागज की कटोरी बनाकर पानी गर्म करना। अब आता है मोमबत्ती का इतिहास। मोमबत्ती के इतिहास को जानने पहले मोम को जानना आवश्यक है। आप मधुमक्खी के छत्ते को अवश्य देखे होंगे। मधुमक्खी के छत्ते में मोम से ही वो छत्ता बना होता है, उसी से मोमबत्ती बनता है। यानी तो हाइड्रोकार्बन का एक अपरूप है मोमबत्ती। मोमबत्ती में हाइड्रोजन और कार्बन रहता है। यहाँ पर है आपका मोमबत्ती, ठीक है। मोमबत्ती में जो है एक रहता है, मोमबत्ती जो है पहले लिख लेते हैं, मोमबत्ती में रहता है हाइड्रोजन यानी कि H2R+, कौन रहता है, कार्बन यानी कि C। मोमबत्ती में हाइड्रोजन और कार्बन, इसीलिए इसको हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं। आपकी किताब में एक क्वेश्चन भी बना है, हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, हाइड्रोकार्बन किसका सम्मिलित रूप है, तो हाइड्रोकार्बन जो है हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना होता है हाइड्रोकार्बन, ठीक है, जो कि मोमबत्ती रहता है। ये था मोमबत्ती। अब आते हैं मोमबत्ती के इतिहास पे। ये था मोम के बारे में। मोमबत्ती का इतिहास है क्या, माइकल फैराडे नाम के वैज्ञानिक एक समय आए, उन्होंने 1860 के दशक में उन्होंने मोमबत्ती का, वे विद्युत के क्षेत्र में अधिक रुचि रखते थे। कौन, माइकल फैराडे नाम के वैज्ञानिक। वे आए, उन्होंने लोगों को बताया मोमबत्ती के बारे में। उन्होंने बताया कि मोमबत्ती हाइड्रोकार्बन का अपरूप है, मोमबत्ती को छत्ते से यानी मोम के द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता। उन्होंने 1860 में एक सारांश के द्वारा लोगों को बताया मोमबत्ती जो है यह हाइड्रोकार्बन का अपरूप है, इससे अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्सर्जित होती है। और उन्होंने बताया कि मोमबत्ती जो है क्या है, मोमबत्ती देखते हैं, यही मोमबत्ती है। उन्होंने बताया कि मोमबत्ती मोम का एक अपरूप है। मोम की एक रस्सी होती है जो कि मोम की लौ के साथ सटी हुई रहती है और यही जलने में सहायक होती है। यही माइकल फैराडे नाम के वैज्ञानिकों ने यही मोमबत्ती का सारांश बताया। अब हम आते हैं किस पर, आग गर्म क्यों होती है। आखिर में आग गर्म क्यों होती है, आग तो सबको पता है कि गर्म होती है, आखिर में गर्म होती क्यों है, यह एक रासायनिक क्रिया के कारण गर्म होती है। रासायनिक क्रिया क्या है, तो जब हम किसी भी वस्तु को गर्म करते हैं तो किससे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित होता है, सभी को पता है। गर्म करने पर कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, उत्सर्जित होता है और कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित हो, और यही कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प जब वायुमंडल में आती है तो इससे रासायनिक क्रिया कर क्या करती है, गर्म उष्मीय मान इसका अधिक, गर्म उष्मीय मान इसका अधिक हो जाता है, यह पीली परत बनाती है, इसका उष्मीय मान अधिक होता है। और इसी उष्मीय मान के कारण आग क्या होती है, गर्म होती है। तो यह हो गया आप
हमारा आपका सबका कंप्लीट। अब आता है आग पर नियंत्रण कैसे करें। आग पर नियंत्रण करना आवश्यक है। मान लीजिए लग गया पेट्रोलियम के उसमें आग लग गया, बिजली से आग लग गया, अब घरों में आग, तो नियंत्रण कैसे करें। बिजली से लगे आग पर कभी भी पानी नहीं देना चाहिए, उस पर कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी CCl4 क्या कहे CCl4 जो है इसका एक स्राव रहता है, उसको देना चाहिए। अब आया अगर पेट्रोलियम के द्वारा आग लगा है तो उस पर क्या देना चाहिए, उस पर अम्ल और सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रतिक्रिया, अम्ल और सोडियम बाइकार्बोनेट, ये प्रतिक्रिया कर क्या बनता है, जैसा कमेंट में बताइए। सोडियम बाइकार्बोनेट यह प्रतिक्रिया कर बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2। CO2 जो है जैसे यह अग्निशामक में यह भरा रहता है, कौन, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। यह CO2 अम्ल और सोडियम बाइकार्बोनेट अग्निशामक इस प्रकार रहता है। ये रहा आपका अग्निशामक, ऐसे करके रहता है जिसमें कि एक शीशे की घुंटी लगी रहती है और यह बाहर की ओर निकली रहती है। यह अग्निशामक शीशे घुंटी जो लगी रहती है, यहाँ पर रहता है अम्ल, इसमें पूरा यहाँ पर रहता है अम्ल, यहाँ पूरा भरा रहता है सोडियम बाइकार्बोनेट। हम इसको पहले पटकते हैं और उसका जब ये शीशा यानी चूर होती है तो अम्ल और सोडियम बाइकार्बोनेट की प्रतिक्रिया होती है और CO2 का निर्माण होता है और CO2 को गैस के द्वारा हम आग की लपट पर देते हैं। जैसे देखिए मान लीजिए यहाँ पर आग लग गई है, ये आग जल रही है, तो हम इस पर यानी सोडियम बाइकार्बोनेट देते हैं अग्निशामक के द्वारा, तो CO2 हम दे दिए, ठीक है। देखते हैं CO2 देने के बाद क्या होती है। CO2 देने के बाद यह जो है एक अपने इस आग के ऊपर एक CO2 की परत बना लेता है। किसका परत, CO2 की परत बना लेता है और CO2 की परत बनाने पर यह जो है ऑक्सीजन का संपर्क आग से क्या करता है, तोड़ देता है। ऑक्सीजन का संपर्क आग से तोड़ देता है, जिसके कारण की आग क्या होती है, बुझ जाती है। आग के जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, इस कारण आग क्या होती है, बुझ जाती है। अब आया अग्निकांड क्यों, आखिर में अग्निकांड क्यों। अग्निकांड क्या है, विस्फोट हो गया, पटाखे के प्रयोग हो गया, ये सबसे अटाल में आग लग गया, तो यही सब अग्निकांड है। यानी कि एक किसी भी कारणवश आग लगना ही अग्निकांड कहलाता है। अब आता है मोमबत्ती के बारे में अध्ययन, जो कि माइकल फैराडे ने बताया सारांश के रूप में। अब हम अध्ययन करते हैं मोमबत्ती के बारे में। मोमबत्ती क्या है, मोमबत्ती को 3 वर्गों में बांटा गया। मोमबत्ती मोम का एक रूप है जो हाइड्रोकार्बन से मिलकर बना होता है। चलिए अब आते हैं सबसे पहले आराम से मोमबत्ती पर। मोमबत्ती ये है, मोमबत्ती चित्र जैसा गड़बड़ है। मोमबत्ती में 3 परतें होती है। मोमबत्ती को 3 वर्गों में बांटा गया। पहला इसका हो गया बाहरी भाग, दूसरा हो गया इसका मध्य भाग, तीसरा हो गया इसका आंतरिक भाग। तीसरा क्या है, आंतरिक भाग। तो बाहरी भाग जो है मोमबत्ती का, ये अत्यधिक गर्म होता है। आखिर में गर्म क्यों होता है, तो गर्म जो है यह नीला होता है और गर्म भी होता है। आप जब क्या कहता है दीपावली में ले लेते हैं छुरछुरिया और उसको आग के उस पर घुसाते हैं, तो इससे आपका क्या होता है, बड़ा ही लेट छुरछुरिया में आग लगता है। लेकिन यदि आप बाहरी परत पर, मोमबत्ती की बाहरी परत या आग के किसी भी लौ के बाहरी परत, नीले वाली परत पे, बाहरी परत जो है यह नीले आकार की होती है, इसका उष्मीयमान बहुत अधिक होता है, इसीलिए यह और अधिक तीव्र तो या गर्म होता है और इस पर जब डालते हैं तो मोमबत्ती और अधिक जल्दी क्या कहता है, आग पकड़ लेता है। कौन, छुरछुरिया, और अधिक आग पकड़ लेता है और जल्द पकड़ता है। ऐसे आप लगा दिए यहाँ छुरछुरिया को तो क्या होगा, और दीप्त, यह क्षेत्र दीप्त है ही नहीं, यहाँ पर आग उतना गर्म होता ही नहीं है। यहाँ पर आप अपना उंगली भी दे दीजिएगा तो यहाँ पर नहीं होगा, लेकिन उंगली दीजिएगा तो इससे पार करके जाना पड़ता है ना, इसीलिए आग हमारे हाथ जो होती है गर्म होने का हम उसको हटा लेते हैं। और अगर आप छुरछुरिया को डालिए तो यहाँ पर तो जल्दी गर्म नहीं होगी, लेकिन यदि आप यहाँ पर डालिए तो आप देखते हैं कि जल्द ही वह जल जाती है। तो यह बाहरी भाग जो कि नीले होती है, क्या होता है, नीला होता है, नीला भाग होता है बाहरी भाग, और यह O2 की उपस्थिति के कारण ही गर्म होती है। अब होता है दूसरा भाग जो कि पीला और चमकीला होता है। यह दूसरा मध्य भाग जो है यह पीला होता है और साथ साथ चमकीला भी होता है। यह कौन भाग, मध्य भाग। आंतरिक भाग जो होता है यह कम गर्म होता है, गर्म यानी कि नहीं होता है, गर्म नहीं होता है, यह आंतरिक भाग है। तो प्यारे दोस्तों, आज आप सभी का धन्यवाद इतने देर वीडियो देखने के लिए। हमारे वीडियो को आपसे मात्र यही ख्वाहिश है कि वीडियो को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, दोस्तों के साथ शेयर कर दे और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे। नए हो तो बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे। थैंक यू।